तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। राष्ट्रपति ने कहा, गुजरात के किसानों ने कृषि विकास के क्षेत्र में किए हैं कई सफल प्रयोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बाढ़ अतिवृष्टि से हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को किया संबोधित। कहा, संकट की घड़ी में सरकार ने सहायता पहुंचाने में नहीं छोड़ी कोई कसर। 19 जिलों के प्रभावित किसानों के खातों में 202 करोड़ 64 लाख रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से की वितरित। होम्योपैथिक दवाइयों से भी पशुओं के लिए जानलेवा बन रहे लंपी रोग का होगा इलाज। गाइडलाइन जारी। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को दवाई उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पशु कल्याण दिवस पर पशुओं को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर वातावरण देने का किया आह्वान। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड ने त्योहारी सीजन में कीमत पर अंकुश के लिए बफर स्टॉक से निकाला 20,000 टन प्याज। नेफेड मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज का बना रही है बफर स्टॉक। नेफेड ने अप्रैल और मई में खरीदे गए प्याज को बेच रही है बाजार भाव पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर में सोमवार को GMERS परिसर में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति ने विभिन्न सिंचाई और नागरिक परियोजनाओं के अलावा गांधीनगर सिविल अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, क्रिटिकल केयर सेंटर और नर्मदा में छात्रावास की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये परियोजनाएं लोक कल्याण में योगदान देंगी। राष्ट्रपति ने किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता लाने के लिए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्रयासों की सराहना की। इस परियोजना में स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, सिंचाई, सड़क निर्माण तथा शिपिंग और वाटरवेज से जुड़ी विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स की सफलता की कामना करती हूँ। इन परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा हमारे किसान भाई बहनों, छोटे व बड़े उद्यमियों को व्यापार के और अधिक अवसर मिलेंगे। इन सभी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यरूप देने और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए मैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात के किसानों ने कृषि विकास के क्षेत्र में कई सफल प्रयोग किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि उत्पाद में गुजरात की 20% हिस्सेदारी है। गुजरात ने औद्योगिक प्रगति के साथ साथ प्राकृतिक खेती एवं पर्यावरण संरक्षण के उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। एक उदाहरण, आपका सेवा में 3 साल राज्यपाल के रूप में यहाँ कार्यरत है। वो प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक संसाधन को बढ़ाने में उनका हाथ पूरा भारत के साथ है। केवल गुजरात ही नहीं, मुझे उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला था। उन दिनों भी ये प्राकृतिक खेती के बारे में सभी राज्यपालों को, सभी अधिकारियों को और शिक्षा देते थे। आज उनके नेतृत्व में ये राज्य ये प्राकृतिक खेती के बारे में और भी आगे बढ़ रहा है, इसीलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। देश की लगभग 5% आबादी गुजरात में निवास करते हैं, लेकिन कुल राष्ट्रीय कृषि उत्पादन का
लगभग 20% योगदान गुजरात के किसान भाई बहनों द्वारा किया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अतिवृष्टि से हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों में किसान वर्ग को अतिवृष्टि के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार ने सहायता पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री चौहान ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित रहे प्रदेश के 19 जिलों के किसानों के खातों में 202 करोड़ 64 लाख रुपए की सहायता राशि सिंगल क्लिक से वितरित की। चौहान ने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद ग्रामों में जमा मलबा साफ करवाने, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने और अब किसानों को हुई क्षति पर सहायता राशि पहुंचाने का कार्य किया गया। कि आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था करें। हमने पूरे प्रबंधन को, सरकारी जो हमारे कर्मचारी अधिकारी है, प्रबंधन तंत्र को चुस्त और दुरुस्त करके तैयार रहने के निर्देश दिए थे। और इसलिए जब संकट आया तो हम लोगों ने देखा, प्रशासन ने भी देर नहीं की, लेकिन मैं अपने जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा। मंत्रीगण हो, विधायकगण हो, सांसदगण हो, संकट कहीं आया तो तत्काल पहुंच गए और तत्काल पहुंच कर उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में भी मदद की और उनके कारण चिंता और बेहतर ढंग से हो सकी। उन्होंने कहा कि फसलों की क्षति का सर्वे करवाकर ग्राम पंचायत में सूची भी प्रदर्शित की गई है। मकानों की क्षतिग्रस्त होने और घरेलू सामग्री के नुकसान और पशु हानि के लिए पहले 43 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। आपके खाते में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन 19 जिलों में हम डाल रहे हैं। सीधे डीबीटी का फायदा ये होता है कि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंचता है। आप वेरीफाई कर लीजिएगा, फॉलो अप कर लीजिएगा और जब जरूरत पड़े तो निकालिएगा। 202 करोड़ 64 लाख रुपए 1,91,755 किसानों के खाते में हम लोग डाल रहे हैं। इसके पहले ही हम पशु हानि पर, मकान हानि पर, घरेलू सामग्री पर और अलग अलग चीज़ों पर 43 करोड़ 87 लाख रुपया पहले हम खर्च कर चुके थे। और मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को राहत राशि का अंतरण कर कुछ हितग्राहियों से चर्चा भी की। मनमोहन जी राम राम। प्रणाम आपको। नुकसान जो हुआ था उसमें पूरा सर्वे ठीक से हुआ था? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। बहुत पटवारी जी, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, सब लोगों ने 3-3, 4-4 बार जाके अच्छा सर्वे किया था। सर्वे से गाँव के लोग संतुष्ट हैं? हाँ, पूरी तरह संतुष्ट हैं सब लोग। रंगलाल जी नमस्कार। क्या हाल है रंगलाल जी? कितना नुकसान हुआ था? 13 बीघा जमीन है जिसमें अपना 10 बीघा का नुकसान हुआ। कौन सी फसल थी? उड़द। सर्वे फिर ठीक से हुआ कि नहीं? सर्वे ठीक से हुआ है। कोई सर्वे के बारे में शिकायत, कोई ने पैसा मांगे हो, परेशान किया हो? जी नहीं। संजीव जी बैठे हैं? जी सर, राम राम। राम 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 राम। आपके साथ मंत्री जी तो हैं, प्रदीप लारिया जी भी बैठे हैं। जरा ईमानदारी से बताना, सर्वे ठीक से हुआ है? जी सर। कोई शिकायत विकायत कहीं कि मेरा छूट गया, इनका नुकसान नहीं हुआ तो इनका ले लाओ, पटवारी ने पैसा ले लाए? नहीं सर, ये काम तो बहुत पहले, आज से 20 साल पहले होते थे। अब तो अभी तक जो अभी सरकार चल रही है, कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसा की मांग नहीं करता था। राशि अंतरण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान किसानों की पीड़ा समझते हैं, वह गरीबों के लिए सदैव ढाल बनकर खड़े रहे हैं। आपके द्वारा 19 जिलों में जहां बाढ़ की स्थिति बनी, इस कारण से किसान बहुत परेशान था। आम आदमी की पीड़ा को आपने समझा और केवल आज ही नहीं, जब भी प्रदेश में ऐसे अवसर आए, प्रदेश के किसान, गरीब, आम व्यक्ति को संकट आया, आप हमेशा एक ढाल बनकर उनके सामने खड़े रहे। यहाँ तक कि हमने देखा, महसूस किया कि आदमी अपने परिवार के लिए जब समय देता है तो पूरा परिवार के लिए वो जुट कर देता है। मुझे याद है, आप परिवार के साथ पचमढ़ी में थे,
और जब आपको पता लगा कि बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सुबह हम लोगों ने देखा कि टीवी पर आप 11:30 बजे आप वहाँ पर मुजफ्फराबाद में समीक्षा बैठक ले रहे थे। आपने परिवार की चिंता कभी नहीं की, हमेशा आपने जनता किसानों की चिंता की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पशु कल्याण दिवस पर पशुओं को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर वातावरण देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत की पुण्य धरती जहां पशुओं को पूजा जाता है तथा उनके प्रति आदर और स्नेह का भाव रखा जाता है, मनुष्य में पशु पक्षियों के प्रति वात्सल्य, प्यार और संवेदनशीलता जरूरी है। आइए विश्व पशु कल्याण दिवस पर पशुओं को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर वातावरण देने का संकल्प लें। उधर पशुओं के लिए जानलेवा बन रहे लंपी नामक रोग का इलाज अब होम्योपैथिक दवाइयों से भी हो सकेगा। इसकी गाइडलाइन जारी होने के बाद पशुपालन विभाग के माध्यम से पशुपालकों को ये दवाई उपलब्ध कराए जाने के निर्देश झालवाड़ नोडल अधिकारी डॉक्टर को मिल रहे हैं। नोडल केंद्र अधिकारी डॉक्टर वैभव खंडेलवाल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अस्पतालों को भी अपने स्तर पर दवाइयों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार के लिए कहा गया है। 10 प्रकार की कारगर होम्योपैथिक दवाइयों से ये रोग पूरी तरह से ठीक हो रहा है। गाँवों में पशुपालन विभाग डॉक्टरों के माध्यम से पशुपालकों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला मुख्यालय पर ये दवाइयां उपलब्ध हैं। पशुपालकों को पशुपालन विभाग अस्पताल के माध्यम से गाइडलाइन के साथ दी जाएंगी। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक मक्खन लाल लिनोदिया ने बताया कि जिले में अब तक 135 गोवंश संक्रमित हैं। 18 की मौत हुई है, जबकि रिकवरी भी तेजी से हो रही है। जिले में विभाग के स्तर पर 80,967 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। त्योहारी सीजन के दौरान देश में प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड ने 20,000 टन प्याज बाजार में उतारा है। सहकारी संस्था नेफेड ने विगत 3 हफ्ते में देश भर में सरकारी भंडार से 20,000 टन प्याज उतारा है। नेफेड ने यह कदम प्याज के दाम में आई तेजी पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। नेफेड ने राजधानी दिल्ली, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में मौजूदा बाजार कीमत पर प्याज को बाजार में उतारा है। सहकारी संस्था नेफेड ने देश में 14 सितंबर को प्याज का बफर स्टॉक निकालना शुरू किया। इस तरह अब तक 20,000 टन बाजार में प्याज उतारा जा चुका है। नेफेड ने अप्रैल और मई में खरीदे गए प्याज को बाजार भाव पर बेच रही है। दरअसल नेफेड पिछले कुछ साल से मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत सरकार की ओर से प्याज का बफर स्टॉक बना रही है। भारत में कृषि और अनुषंगिक उत्पादों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान का आंकलन विषय पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज नैपकॉन्स के प्रबंधक निदेशक नीरज कुमार वर्मा से। में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर लगातार वैज्ञानिक और सरकार चिंतित रहती है। इसी लॉसेस को कम करने के लिए नैपकॉन संस्था लगातार काम कर रही है और इसी संदर्भ में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें कई तरह के वैज्ञानिक और कृषि से जुड़े स्टेक होल्डर भाग ले रहे हैं। अभी हमारे साथ नैपकॉन के प्रबंध निदेशक नीरज कुमार वर्मा मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरह इस तरह की जो चुनौतियाँ कृषि में आती हैं उनसे निपटने के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है बहुत बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए क्या हम देख सकते हैं भविष्य के चैलेंज? आप देखेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में जब ये प्रोडक्शन हो जाता है और किसान जो हैं इसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके उपरांत इमीडिएटली तुरंत शुरुआत हो जाती है लॉसेस की और ये जब तक जाता है कंज्यूमर के पास, इस दौरान जो ये चेन है इसमें हर एक विभिन्न जो आयाम जुड़े हुए हैं और विभिन्न नोडल पॉइंट्स हैं, वहाँ हर जगह लॉस हो रही है। तो एक फॉर उदाहरण की तरफ मैं लूँगा कि आप अगर गेहूँ या धान को लेते हैं तो खेत में ही हार्वेस्टिंग के समय ही आपको लॉस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जब इसकी ट्रांसपोर्ट होती है या गोडाउन में जाते हैं वहाँ भी लॉस होता है। ध्यान देने वाली बात जो है कि आप सिर्फ कृषि में सिर्फ ये सीरियल्स ही नहीं है बल्कि फूड एंड वेजिटेबल्स हैं, उसकी भी हमने स्टडी की है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने इसको कमीशन किया, इस स्टडी को। किसानों को जागरूकता की कमी रहती है, इस वजह से इस तरह के लॉसेज ज़्यादा होते हैं। तकनीकी सुविधाएं मुहैया नहीं है, संसाधनों की भी कमी है। तो इस तरह की सुविधाएं अगर किसान को खेत से बाजार तक मार्केट उपलब्ध करवाएं, कोल्ड स्टोर उपलब्ध करवाएं और तकनीकी प्रबंधन से जोड़े तो ये चीज़ें कम हो सकती है। इस संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण देखते हैं आप? आपने बिल्कुल सही बात कही है और इस संदर्भ में भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम किए हैं और बहुत से सारे पॉलिसी निर्णय लिए हैं और इसके साथ ही किसान के लेवल पर भी जागरूकता के लिए साथ साथ भारत सरकार ने बहुत से विभिन्न मंत्रालयों से एक
सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से एक निर्णय लिया है कि हम इसको किसानों की दुगनी जो आय करनी है उसमें भी एक योगदान दें कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो लॉस बचेंगे वो उनके लिए भी जाएंगे। तो यदि नाबार्ड की सब्सिडरी संस्था नैपकॉन के प्रबंध निदेशक नीरज कुमार वर्मा, जिनका मानना है कि एग्रीकल्चर में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए खेत से बाजार तक सरकार नई नई नीतियां और योजनाओं के संदर्भ में फाइनेंशियल मदद कर रही है, बल्कि किसानों को तकनीकी प्रबंधन का ज्ञान देकर उन्हें हुनरमंद भी बना रही है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश के अधिकतर राज्यों से दक्षिण पूर्व मानसून 2022 की विदाई हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में ये अब भी सक्रिय है। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ इलाकों समेत देश के कुछ हिस्सों में आज से 3-4 दिन तक वर्षा का अनुमान जताया है। बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 और 7 अक्टूबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर, उत्तराखंड में 6 और 7 अक्टूबर को तेज बारिश हो सकती है। चूंकि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं से नमी मिलना जारी है, इसलिए छुटपुट बारिश का सिलसिला अब भी जारी रह सकता है। और आइए अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में अरहर के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 1 अक्टूबर को अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 6,000 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 अक्टूबर को अरहर का भाव था 6,650 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,640 रुपए। इसी तरह फिरोजाबाद मंडी में अरहर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 अक्टूबर को अरहर का भाव था 6,670 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 6,650 रुपए पर हुए। महोबा मंडी में शनिवार को अरहर का भाव रहा 6,000 रुपए। सोमवार को उसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,010 रुपए पर। वहीं मैनपुरी मंडी में 1 अक्टूबर को अरहर का भाव था 6,520 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके भाव में 35 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,555 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य है। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के सौदों में मिला जुला रुख रहा। कुछ मंडियों में बाजरे के भाव में तेजी रही, जबकि कुछ में भाव नीचे आए। वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सिद्धपुर मंडी में 1 अक्टूबर को देसी बाजरे का भाव रहा 1,962 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,932 रुपए। दहेगाम मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में हल्की बढ़त देखने को मिली। यहाँ 1 अक्टूबर को बाजरे का भाव था 2,035 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके सौदे 2 रुपए चढ़कर 2,037 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बाजरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 3 अक्टूबर को बाजरा 1,800 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ शनिवार को हाइब्रिड बाजरे का भाव था 1,960 रुपए। सोमवार को उसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,950 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही फिरोजाबाद मंडी में 1 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2,090 रुपए। 3 अक्टूबर को उसके सौदों में 20 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,110 रुपए पर। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुवाई बीते साल से आगे चल रही है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में 30 सितंबर तक बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 6,64,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की खेती 63,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। मंडी की खबर के बाद अब बात करेंगे मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपने खेतों का ध्यान। हिमाचल प्रदेश में खीरे की तोड़ाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत से खरपतवार निकालें, टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें, साथ ही मटर की तोड़ाई कर लें। मटर के खेत से घास फूस निकालें। यहाँ सेब के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। सेब की तोड़ाई भी कर लें। हिमाचल प्रदेश में धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। धान के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। किसान मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके अलावा फूल गोभी की रोपाई करें। अभी उड़द के खेत से खरपतवार निकाल लें। ये समय पालक की बुआई के लिए उपयुक्त है। हिमाचल में पत्ता गोभी की रोपाई करें। उत्तराखंड में धान की कटाई करें। वहीं किसान प्याज की बुआई कर लें। अभी लहसुन की भी बुआई कर एक वादा था, बात होगी बदलाव की। उन्नत होती कृषि और किसान की, हमने कोशिशें लगातार